अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ MEP इंजीनियर्स के लिए टिप्स दूंगा, खास करके फ्रेश इंजीनियर्स के लिए जो किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहे हैं या कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है खास करके MEP का। तो उस जूनियर इंजीनियर है या फ्रेश इंजीनियर है उनको क्या काम करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो अपने प्रोजेक्ट पे ग्रिप कर सकें। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसकी मदद से इंशाल्लाह बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और इंशाल्लाह उसको आप फॉलो करेंगे तो आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो प्रोजेक्ट कोई भी मिला हुआ है, खास करके हम MEP प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, तो उसको स्कोप को समझना है। स्कोप में जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है, ज़ाहिर डिज़ाइन हुआ होगा तो उसकी आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिली होगी, तो स्पेसिफिकेशन मिली होगी, BOQ मिला होगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मिले होंगे। तो आपको इनको थारोली रिव्यू करना है, उसको स्टडी करना है, उसको समझना है। तो पहले समझना है तो हमें काम कौन सा मिला हुआ है और हम काम जो मिला हुआ है तो उस काम को किस तरह से करना है या वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्कोप में शामिल है। तो वो तभी पता आपको चलेंगे जब आप उस जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे, BOQ को पढ़ेंगे, ड्राइंगों को पढ़ेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करेंगे, तो फिर उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सही मिलेगी। और दोस्तों दूसरा, आपको जो भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी MEP के कोड्स या स्टैंडर्ड है उसको देखना है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ होता है, डिज़ाइन के बाद अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट के बाद उसकी फिर टेस्टिंग कमीशनिंग हो रही है, टेस्टिंग कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन हो रही है, ऑपरेशन के दौरान उसकी मेंटेनेंस हो रही है। तो इन सारे तरीक़ेकार जो डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस तक हर चीज़ के कोड और स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। अगर आप इनकी कोड और स्टैंडर्ड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, उनको आप रिव्यू करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कोड में क्या बताए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड और कोड होते हैं वो इंटरनेशनल किस्म के कोड होते हैं। तो अगर इसकी मालूमात हासिल करेंगे तो जो आपका लेवल है ये अप हो जाएगा, वो आपका लेवल इंटरनेशनल लेवल हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो इंटरनेशनल कोड में जो चीज़ें होती है वो हर जगह पे पूछी जाती है और उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पूछते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तब भी आपके इसके बारे में आपसे सवाल जवाब होंगे तो आप आराम से दे सकते हैं, या आप उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसकी भी कोड के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, या उसकी ऑपरेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। बहरहाल वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड और कोड्स में होती है। तो पहले तो आपको वो कोड्स कौन से यूज़ होते हैं, इस काम के लिए कोड कौन सा यूज़ होगा, उस काम के लिए कोड कौन सा यूज़ होगा, ये सारे कोडों की आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो आपको काम मिला हुआ है वहाँ से शुरू करें, जो आपके काम का जो स्कोप है वहाँ से शुरू करें, फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम या एक साथ ही आपको नहीं आएंगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आप आज शुरू करेंगे तो कल कुछ बेहतर होंगे, कल से फिर परसों कुछ बेहतर होंगे। इस तरह से आप शुरू करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके कोड्स की इन्फॉर्मेशन लेते जाएं, तो फिर आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप ग्रो करेंगे। और दोस्तों अगर आपको आगे प्रोजेक्ट में ग्रिप करनी है तो आपको कोलैबोरेशन करनी है जो प्रोजेक्ट की टीम है, जो प्रोजेक्ट के लोग हैं। प्रोजेक्ट के लोग में जो भी MEP का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो रहा है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं पहले तो इसको समझना है। उसमें क्लाइंट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, कंसल्टेंट आ जाता है या सब कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं। तो उन सारे लोगों के साथ आपकी मेल जोल अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ आप रिलेशनशिप रखें और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करें, प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग्स करें, प्रोजेक्ट के, क्योंकि आपको जो गोल है प्रोजेक्ट का मिला हुआ है उसके बारे में जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, कोई भी रिकमेंडेशंस है, कोई भी सजेशन है, वो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की मदद से या करेस्पॉन्डेंस की सूरत में करें या ईमेल की सूरत में करें या फिजिकली मीटिंग की सूरत में करें। वहाँ के लोग हैं उनसे आप कोलिब्रेशन करेंगे, डिस्कस चीज़ें करेंगे, तो फिर आपके बहुत से सवालात हैं या उनका आपको जवाब भी मिल जाएगा। इस तरह से आप सीखेंगे भी और प्रोजेक्ट में ग्रिप भी करेंगे। और दोस्तों अगर आप प्रोजेक्ट में और ग्रिप करना चाहते हैं या मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आपको लर्निंग का शौक़ है, ख़ास करके आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप या अपना ताल्लुक़ अच्छा रखें और उनसे सीखें। ख़ास करके जो एक्सपीरियंस आपका इंजीनियर है MEP फील्ड से रिलेटेड, तो उसके साथ अपना ताल्लुकात अच्छे रखें और उनसे
चीज़ें हासिल करें, वो देखें तो वो फिज़िकली क्या कर रहा है, या उनसे सवाल जवाब पूछें या डिस्कस करें या उनसे हेल्प लें। तो सीनियर के पीछे आप चलते रहेंगे, उनको फॉलो करेंगे या उनकी जो गाइडेंस आपको बताएंगे उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आस्ते आस्ते चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि आपको सीनियर से जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल या फिजिकल आपको जो मिलेगा बुक से जो मिलने में, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें जल्दी में बंदा सीख जाता है बिनिस्बत उसको पढ़ के सीखना हो। तो इस वजह से आपको अगर जल्दी सीखना है तो आप अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें और उनसे सीखें। जो भी प्रोजेक्ट में चीज़ें आपकी हो रही हैं, या ड्राइंगों के बारे में सीखना है, या स्पेसिफिक के बारे में पूछना है, या कोई भी प्रॉब्लम्स है, या मीटिंग्स है, या शेड्यूल है, बहुत से मामलात होते हैं। सीनियर्स के साथ आप लिंक में होंगे, एक दूसरे से टच में होंगे, उससे पूछते रहेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। आस्ते आस्ते आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको चीज़ें जैसे साइड में आपको मिली हुई होती हैं एमईपी वर्क से रिलेटेड, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो अगर आप ग्रिप या कंट्रोल करना है तो आपको जब भी सुबह को आए तो वो प्रोजेक्ट की विज़िट करें। क्योंकि मेरी भी यही रूटीन होती है, जब भी कोई भी मेरा प्रोजेक्ट, जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे होता हूँ तो सुबह आते ही सबसे पहले वो चीज़ें अपनी रख कर ऑफिस में साइट पे विज़िट करता हूँ। तो साइट में एक विज़िट करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, कितना उसका स्टेटस है, कहाँ तक कंप्लीट हुई है, कौन सी चीज़ जो आई हुई है वो सही है या ख़राब है, या सही लग रही है या नहीं लग रही है। वो थारोली आप वहाँ पे राउंड लगाएंगे, विज़िट करेंगे, वो लोगों से भी आपका मेल जोल होगा, चीज़ों को भी आप देखेंगे और वो अप टू डेट भी वहाँ के बारे में रहेंगे जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। तो आपको ये रूटीन करनी चाहिए। तो जब भी आप प्रोजेक्ट की साइट की ऑफिस में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का थ्रू आउट विज़िट करें और सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करें, और उसके बाद फिर ऑफिस का वर्क आप शुरू करें। और उसके अलावा दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो सारा काम वर्बली नहीं होता, वो डॉक्यूमेंटेशन से होता है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मुख्तलिफ फाइलें बनानी होती हैं, उस पर करस्पॉन्डेंस भी लिखनी होती है, लेटर्स भी लिखने होते हैं, तो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है, परचेज आर्डर होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, बहरहाल काफ़ी चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों को आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उनका प्रॉपर हर चीज़ का एक फ़ाइल आप बना लें, उनके नाम वगैरह मेंशन कर दें और उसको अपडेट करते रहें। जो डॉक्यूमेंट जिस चीज़ का उसी फाइल में उसको मेंटेन करें। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कम से कम भी ना भी फाइल हो तो 20-25 फाइलें बन जाती हैं। तो उन सारी फाइलों को आप मेंटेन करेंगे और उनको अप टू डेट रखेंगे। तो क्योंकि फ्यूचर में जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर वो मसले आते हैं, फिर वो चीज़ आपको रेफरेंस के लिए वो चीज़ निकालनी होती है, फिर उसको रिव्यू करनी होती है, फिर उसके देखकर फिर उसका रेफरेंस देखकर वो लेटर लिखना होता है या मीटिंग में डिस्कशन करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। या टेस्टिंग कमीशनिंग आपको करनी है तो वो सारा रिकॉर्ड जो है इंस्पेक्शन का वो भी लगाना होता है, या ड्राइंगें होती है। तो अगर आप जो भी रिकॉर्ड है ऑफिशियली उसको अप टू डेट करते जाएंगे, फाइलिंग को अप टू डेट करेंगे, शेड्यूल आपको अप टू डेट करेंगे, या जो भी करस्पॉन्डेंस है जो प्रोजेक्ट की वो अप टू डेट करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपको समझ में आएगी, डॉक्यूमेंट को किस तरह से मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। वो डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी तो वो आप प्रोजेक्ट करेंगे, उससे पता चलेगी, वो आपको सीनियर्स गाइड करेंगे या आप उनसे पूछते रहेंगे, तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज में आपको इजाफा होगा। दोस्तों, जो भी अभी काम कर रहे हैं आप एमईपी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें ज़ाहिर है आपको बहुत से मसले आएंगे, कन्फ्यूजन होगी, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो रही है या समझ में नहीं आ रही है तो आप वो सवाल करें, वो चीज़ें पूछें, उसको क्लियरिफाई करें। वो अपने सीनियर से पूछें, या मीटिंग में डिस्कशन हो रही है उसके ज़रिए से पूछें, या ईमेल के ज़रिए से जो रिलीवेंट पर्सन है उससे पूछें, या करस्पॉन्डेंस ऑफिशियली लेटर लिखने उसके ज़रिए से अपने सीनियर से पूछें, कॉन्ट्रैक्टर से पूछें, क्लाइंट से पूछें। तो वो सारे चीज़ों का आप सवाल करते रहें। ज़ाहिर है आप कोई चीज़ें को बारे में पूछेंगे, सवाल करेंगे या खोजना करेंगे तो उसकी क्लेरिफिकेशन तभी आपको मिलेगी, उसके बारे में नॉलेज तभी आपको मिलेगी। जब नॉलेज मिलेगी तो आप सीखेंगे भी, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे तो वो काम प्रॉपर और सही होगा। तो अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं और सवाल जवाब का अमल जो है वो कभी भी आप उसको स्टॉप ना करें, वो हमेशा एक दूसरे से पूछते रहें, क्लेरिफिकेशन लेते रहें, जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और उसके अलावा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन पे आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एमईपी वर्क जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग और दूसरे भी मैकेनिकल की चीज़ें, प्लम्बिंग की चीज़ें, ऐसे
इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हो, काफ़ी चीज़ें होती है। यही MEP की एक तो बहुत चीज़ें होती है, उसके अलावा आपको आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग के, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन करनी होती है, स्ट्रक्चर वालों लोगों से भी कोऑर्डिनेशन करनी होती है। तो उसके अलावा अगर आपके फिनिशिंग के लोग हैं मुख्तलिफ, तो वो उससे भी कोऑर्डिनेशन करनी है। तो मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, जैसे बिल्डिंग में ख़ास करके MEP, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो MEP और सिविल, सिविल में फिर सिविल वाले साइड और आर्किटेक्चर साइड। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से होती है। कोई भी मसले को हल करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन करेंगे। अगर आप अपनी मदद से MEP की चीज़ें लगाना शुरू कर दें और बाद में फिर सिविल की चीज़ें ना हुई हो, या सिविल वालों ने पहले कर दी और आपने वो चीज़ें बाद कर दी, तो वो सारा एक बिगाड़ होगा, प्रोजेक्ट भी वक्त पे नहीं होगा और उसमें डिले भी होगी, नुकसान भी होगा, पैसे भी ज़ाया हो गए। तो हमेशा जो भी MEP का काम करना है तो उसकी कोऑर्डिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन के लिए आपको शार्प ड्राइंग बनाने होते हैं, सेक्शन ड्राइंग बनानी होती है, सिविल की ड्राइंग और MEP की ड्राइंगों को आपस में मैच करना होता है। ये MEP की आपस में ही ड्राइंगों को मैच करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग काफ़ी सर्विसेज होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में करनी है। क्योंकि फॉल्स सीलिंग के अंदर आप देखें तो बहुत सी सर्विस चल रही होती है, अंडरग्राउंड के देखें तो उसमें भी काफ़ी सर्विस चल रही होती है, दीवारों में देखें तो उसके अंदर भी काफ़ी सर्विसेज चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल दीवारों के अंदर प्लम्बिंग के पाइप भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के, कम्युनिकेशन के, इस तरह से एयर कंडीशनिंग के। फॉल्स सीलिंग के अंदर देखेंगे तो वो बहुत सी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड में। तो आपस में ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन करके सारी चीज़ों को आप ड्राइंगें बनाएंगे, मैच करेंगे और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, तो आपका काम भी प्रॉपर होगा। तो आपको कोऑर्डिनेशन पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपको जैसे इंडस्ट्री में, आप MEP सर्विस की इंडस्ट्री अगर ले लें तो उसमें जो रोज़ चीज़ें नई अप टू डेट होती रहती हैं। तो मटेरियल हो गया या इक्विपमेंट हो गए या मुख्तलिफ एक्सेसरीज हो गई, दिन ब दिन उसमें मॉडिफिकेशन आ रही होती है, चेंजिंग आ रही होती है। तो उसको आपको अप टू डेट रहना है। उसके अप टू डेट इस तरह से रह सकते हैं तो आप सेमिनार्स में जाएँ, या उनकी कोई एग्जीबिशन हो रही है उन एग्जीबिशनों में जाएं, या यूट्यूब में काफ़ी आपको इस तरह की मालूमात मिल सकती है, वहाँ से फ़ायदा हासिल करें। या सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे काफ़ी चीज़ें आपको टेक्निकल मिल सकती हैं। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है MEP से रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं और फिर उस हिसाब से आप भी अपडेट होते रहेंगे। अगर आप इनसे टच में नहीं रहेंगे तो फिर पुरानी चीज़ों पे चलते रहेंगे, वो सुपरसीड हो जाती है। जैसे कोड है तो वो भी कोड भी 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद अपडेट होते जाते हैं, तो वो आपको नए कोडों को फॉलो करना होता है। इसी तरह प्रोडक्ट भी कोड के हिसाब से फिर चेंज होती रहती हैं, वो भी अपडेट होती रहती है, या न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसको फॉलो करना होता है। तो आपको हमेशा MEP में जो भी चीज़ें अप टू डेट होती है उसको फॉलो करना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर MEP इंजीनियर हैं, फ्रेश MEP इंजीनियर हैं, तो आपको लर्निंग या सीखने के अमल को बंद नहीं करना। तो आप अगर जूनियर इंजीनियर या फ्रेश इंजीनियर है, या फ्रेश से सीनियर इंजीनियर हो गए, आप जनरल मैनेजर हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए या हेड हो गए, तो आपको लर्निंग का अमल कभी भी नहीं छोड़ना है। हमेशा लर्निंग करनी है, सीखना है आपको। वो सीखना आप जूनियर से लेकर बहुत सीनियर लेवल तक भी चले जाएं तो सीखते जाएंगे और चीज़ों को लर्न करते रहेंगे, वो अप टू डेट रहेंगे, तो आप काफ़ी आगे तक चले जाएंगे। अगर लर्निंग का आपने अमल छोड़ दिया और आपने सीखना छोड़ दिया, बस आपको जो काम मिल रहा है वही काम कर रहे हैं और इधर उधर नहीं देख रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे नहीं है, या चीज़ें जो नहीं आ रही हैं अप टू डेट उससे ताल्लुक़ नहीं हो रहा, या आपने लर्निंग का अमल को स्टॉप कर दिया है, तो फिर आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते या आगे आप बढ़ नहीं सकेंगे। अगर आप आगे बढ़ भी गए तो फिर आपका वो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हर कोई समझेगा तो इसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, ये पता नहीं किसी सिफारिश से आ गया, किसी सोर्स से आ गया या किसी ज़रिए से आ गया। तो आपको लर्निंग करेंगे, वो अप टू डेट होंगे और आपको मालूमात होगी, तो वो हर कोई आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा, आपकी इज़्ज़त भी करेगा और आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे बनेंगे और आपका एक नाम और मुकाम भी बनेगा। तो आपको लर्निंग का अमल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और टेक्नोलॉजी ख़ास करके अगर MEP फील्ड से हैं तो आप MEP फील्ड से जुड़े रहें और उसके बारे में जो अप टू डेट मालूमात आपको मिल रही है तो वो आप हासिल करते रहें, या आप उसकी खोजना करें, सर्च करें। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो काफ़ी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे बैठे बैठे उसकी मालूमात मिल जाती है। तो पहले दौरों में तो लोग यहाँ बहुत से दूर ट्रैवल करके जाते थे या सफ़र करते थे, वो मालूमात हासिल करते थे, मगर आजकल
आजकल दौर नहीं है, वो आजकल आपको घर में ही वो सारी चीज़ें मिल जाती है या ऑफिस में भी वो सारी चीज़ें मिल जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है तो आप कितना काम को लर्न करने में, सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, कुछ हासिल करेंगे तो अपना ही फ़ायदा करेंगे। दोस्तों, एमईपी की कोई भी चीज़ आपको सीखनी है या प्रोजेक्ट में ग्रिप करना है, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं तो ज़ाहिर है आपको चीज़ें लर्निंग में या सीखने में टाइम लगेगा। उस टाइम लगाने के लिए आपको सब्र से काम लेना होगा और प्रोएक्टिव रहना होगा। तो वो सब्र से आप चीज़ें करते रहेंगे, टाइम लगाएंगे और उस पर शौक़ देंगे तो आस्ते आस्ते आप खुद को एक इम्प्रूव करेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आपको फोकस रखेंगे, एमईपी इंजीनियर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है और उस पर ग्रिप करनी है, तो वो टाइम के साथ आप जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताएं तो इस पर आप इम्प्लीमेंट करें, उस पर प्रैक्टिस करें और उस पर अमल करते रहेंगे। इंशाल्लाह वक्त के साथ आप एक अच्छे एमईपी इंजीनियर बन जाएंगे और सारे लोग आपसे फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह आप भी दूसरों को फ़ायदा देंगे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।